हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल चैप। आज हम अपनी क्लास में फिजिक्स से रिलेटेड एग्जाम में आए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस बिकॉज of these following reasons: pressure is high, pressure is low, friction is high or friction is low. First of all, for this walk, here if there is written walk का मतलब आपकी कोई भी जो बॉडी है that is in the motion में है। मोशन को लेकर हमारे फिजिक्स में there are 3 laws। हमारे पास न्यूटन के 3 लॉज हैं। सबसे पहला लॉ न्यूटन का ये बात करता है लॉ ऑफ इनर्शिया की। लॉ ऑफ इनर्शिया की न्यूटन का लॉ बात करता है जिसमें हम देखते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो 3 प्रकार के इनर्शियाज के बारे में न्यूटन ने बताया है। फर्स्ट लॉ में बात ये कही गई है कि कोई भी बॉडी तब तक अपनी उसी स्टेट ऑफ एक्शन में रहती है जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए, राइट। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर कोई भी सरफेस के ऊपर कोई बॉडी वॉक कर रही है या फिर कोई बॉडी मूव कर रही है इन एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन, तब आपने देखा कि अगर आप कोई बॉल को नीचे जमीन पर फेंकते हैं देन व्हाट विल हैपन, आपने उसे ना रोका, ना ही आपने उस बॉल को पुश करा ना पुल करा, लेकिन वो जंपिंग करते करते खुद ब खुद रुक जाती है। ये क्यों होता है? जबकि आपने तो कोई फोर्स अप्लाई करी ही नहीं है। और जबकि न्यूटन का प्रथम लॉ क्या बात कर रहा है कि कोई भी बॉडी अपने स्टेट ऑफ एक्शन में तब तक रहेगी जब तक उसके ऊपर किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए, ठीक है। तो अब देखो, ये बॉल थी जो मूविंग स्टेट में थी, अब ये थोड़ी देर बाद रुक जाती है। ऐसा क्यों? बिकॉज एक ऑपोजिट फोर्स इसके ऊपर सरफेस के द्वारा लगाई गई है एंड दैट ऑपोजिट फोर्स का नाम होता है फ्रिक्शन। जब भी कोई बॉडी मोशन में है, जब भी आप चलते हैं या फिर कोई बॉडी मूविंग स्टेट में है, फॉर एग्जांपल अ बॉल, वो तब तक मूव करती रहेगी, आप तब तक चलते रहेंगे जब तक एक ऑपोजिट फोर्स आपके ऊपर अप्लाई करी जा रही है, जो चीज हमें सरफेस प्रोवाइड करता है। तो चाहे बॉल आपकी इस डायरेक्शन में होती तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होती, राइट। जो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव कर रही होती है। तो जब आपके चलने में रुकावट आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है, इसका मतलब वो फोर्स क्या हो चुकी है? वो फोर्स क्या हो चुकी है? लो हो चुकी है। तभी आपको क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है चलने में। तो जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स होती है, लाइक अ बॉय इज पुशिंग दिस ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर को लग रही है बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है जिस तरफ आपका मोशन अप्लाई किया जाता है। अगर बॉक्स इस तरफ मूव कर रहा होता तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ होती। सो फ्रिक्शन की वजह से ही कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर पाता है, राइट। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वाटर वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, नीडर ट्रांसफर और द बोथ। आपको बताना है कि वाटर वेव्स किस कैटेगरीज में आती हैं। अगर हम बात करें वेव्स की, वी हैव 2 ब्रॉडली कैटेगरी में 2 टाइप्स ऑफ वेव्स आर देयर, that are the longitudinal waves and the transverse waves. longitudinal waves वो होती है जिसमें जो आपके पार्टिकल्स हैं उस ऑब्जेक्ट के, मतलब वाटर के एग्जांपल पार्टिकल्स जो है उसका जो प्रोपेगेशन, मतलब जो उसका मूवमेंट रहेगा, that is parallel to the propagation of the wave। जिस तरफ आपकी वेव जा रही होगी उस ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल्स रहेंगे वो पैरेलल रहेंगे, पैरेलल मूव करेंगे, दैट आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स में क्या होता है? जब आपके पार्टिकल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं टू द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, right, perpendicular direction to the propagation of the waves। longitudinal waves जैसे आपकी साउंड वेव्स होती हैं, और ट्रांसवर्स वेव्स जैसे जब आपने एक स्टोन को पानी में फेंका तो उसके सरफेस पर जो वेव्स बन रही हैं, दोज आर द
ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में उन्होंने यही पूछा है कि वाटर वेव किस तरह की होती है। वाटर वेव में अगर हम बात करें दोनों तरह की वेव्स होती हैं। ये कैसे? क्योंकि जब आपका सरफेस के ऊपर वाटर होता है तब उसमें आप ट्रांसवर्स वेव देखते हैं, सरफेस के नीचे आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दिखती हैं। ठीक है, सरफेस के ऊपर कौन सी वेव्स दिखती हैं? ट्रांसवर्स वेव दिखती हैं। जब आप इनसाइड देखते हैं तब आपके वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। इस प्रकार से वाटर वेव्स में दोनों तरह की ही वेव्स पाई जाती हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। What are is the unit of which of the following quantities? Power, energy, voltmeter और इलेक्ट्रिक करंट। सी, क्वेश्चन को पढ़ें और सोचें कि क्या हो सकते हैं, वॉट आर किसके यूनिट हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, एनर्जी के जो यूनिट्स होते हैं हम बेसिकली जाउल्स में काउंट करते हैं। जब हम एनर्जी को कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तब इसके यूनिट्स बन जाते हैं किलोवाट आवर्स बन जाते हैं। ठीक है, वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टमीटर तो बच्चे वो चीज होती है जो वोल्टेज को काउंट करती है, तो वोल्टमीटर तो वोल्टेज को काउंट करने वाली चीज होगी। इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट्स क्या होते हैं? एम्पियर होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट दैट इज आई इज इक्वल टू चार्जेस पासिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया इन द पर्टिकुलर टाइम। क्यों? चार्जेस के क्या यूनिट्स होते हैं? कूलम्स होते हैं। करंट के क्या बन जाते हैं? एम्पियर। और करंट को मेजर करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? एमीटर यूज करते हैं। ठीक है, अब ये वॉट आर किसके यूनिट हुए? अभी मैंने आपको बताया किलोवाट आर द यूनिट्स ऑफ द एनर्जी फॉर द कमर्शियल पार्ट ऑफ व्यू। ठीक है, तो वाट आर भी किसके यूनिट्स हुए? एनर्जी के ही यूनिट्स हुए। तो वाट आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी। पावर के यूनिट्स क्या होते हैं? वाट होते हैं। जब आपको 1 किलोवाट आवर को जाउल्स में लिखना हो तब आप कैसे लिखेंगे? 1 किलोवाट को पहले आप वॉट में कन्वर्ट करेंगे, वो क्या होता है? 1000 वॉट बन गया। आवर्स को आप सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 3600 seconds, and you multiply this 1 kilowatt hour, you get 3.6 into 10 raised to power 6 joules. ठीक है जी, these are the kilowatt hours in the joule. Sometimes आपके एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे 1 किलोवाट आवर में कितने जाउल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसका भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। एनर्जी आपको पता है, एनर्जी किसे कहते हैं? कैपेसिटी होना किसी भी काम को करने की। ठीक है, अगर आप सीजीएस यूनिट्स में बात करें, सीजीएस यूनिट्स में एनर्जी के यूनिट्स क्या रहेंगे? अर्ग रहेंगे। एंड अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 अर्ग किसके इक्वल्स होता है, कितने जॉल्स के इक्वल होता है, तो वो किसके इक्वल्स होता है? 10 raised to power -7 जॉल्स के इक्वल होता है। एमकेएस यूनिट में भी एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं? जॉल होते हैं। अगर यूनिट ऑफ पावर की बात करें जाए वो क्या है? वाट है। और अगर आपको बहुत कमर्शियल लेवल पे पावर के यूनिट्स देखने हो तब आप उसे हॉर्स पावर में लेते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डोर, जो आपको डायग्राम बनाकर दिया हुआ है। आपने इसमें बताना है कि कितना रेजिस्टेंस है टोटल। देखिए, अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस को काउंट करने के लिए या तो आपके पास वो सीरीज में दे रखे होंगे या फिर आपके पास वो पैरेलली दे रखे होंगे। जैसे फ्रॉम ए टू बी ये दो आपको दे रखे हैं इन द पैरेलल, ये पैरेलल में दे रखे हैं और ये 3 ओम इन द सीरीज में दे रखे हैं। यू नो हियर इज अ फॉर्मूला, अगर आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना हो जब पैरेलल में है तब आप क्या लगाते हैं? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हेन रेजिस्टेंस आर इन द पैरेलल। ठीक है, अब आप सीरीज में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं कि RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। बस सबसे पहले आप अपने जो भी आपको आपका दिया रहेगा आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, आपने कॉम्बिनेशन को क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो अब आप 2 ओम और 2 ओम को सिंप्लीफाई करेंगे बिकॉज दीज आर इन पैरेलल, तो आप पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आप पैरेलल वाला अगर फॉर्मूला यूज करेंगे यू गेट व्हाट? सी 2 ओम 2 ओम
ये पैरेलल में गिवन है, इसको फाइंड आउट करने के लिए यू विल डू दिस 1/rp इज इक्वल टू हाफ प्लस हाफ, यू गेट 1 ओम, राइट। अब यहां पर ही आपको क्या दे रखा है, सीरीज में दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, ये तो आपका एक निकल गया, ये 3 ओम आपको दे रखा है, तो RS इज इक्वल टू 1 ओम प्लस 3 ओम, यू गेट द 4 ओम। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 4 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आपका निकला, 4 ओम। ठीक है जी, इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दी 4 ओम, राइट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है, मिसमैच्ड की बात करी गई है, मतलब कौन सा फॉलोइंग, मैच ऑफ द फॉलोइंग में कौन सा पेयर सही मैच इन्होंने नहीं लिखा हुआ। लैक्टोमीटर, मिल्क, बैरोमीटर, प्रेशर, थर्मोमीटर, टेम्परेचर एंड कैलोरीमीटर इन द ह्यूमिडिटी। अब देखिए, आप सभी को पता है लैक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए यूज होता है, बैरोमीटर फॉर द प्रेशर, थर्मोमीटर फॉर द टेम्परेचर, चाहे वो लैबोरेटरी थर्मोमीटर हो चाहे वो क्लिनिकल थर्मोमीटर हो। कैलोरीमीटर जो यूज होता है वो यूज होता है टू काउंट द हीट इन द केमिकल रिएक्शन। तो ये चीज आपका गलत हो गया, तो मिसमैच बोला है, डी इज द आंसर। इसके अलावा दूसरी कुछ चीजें भी हैं, लैक्टोमीटर तो आपको पता चल गया, प्योरिटी ऑफ द मिल्क, बैरोमीटर फॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थर्मोमीटर फॉर द टेम्परेचर, कैलोरीमीटर हीट इन द केमिकल रिएक्शंस। इसके अलावा एनेमोमीटर यूज्ड फॉर द विंड स्पीड, बोलोमीटर यूज्ड फॉर द हीट रेडिएशंस, क्रेस्कोग्राफ यूज्ड टू measure the growth in the plants, hydrometer used to measure the specific gravity of a liquid, right? Hygrometer used for measure the atmospheric humidity. तो atmospheric humidity के लिए you use the hygrometer और calorimeter used for the heat in the chemical reactions. ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज, आपको वैक्यूम में बताना है कि वैक्यूम में साउंड की वेलोसिटी क्या रहेगी। सबसे पहली बात, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, दैट इज द वेलोसिटी। इसके यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इसमें हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं और मैग्नीट्यूड की भी बात करते हैं। साउंड वैक्यूम, वैक्यूम जहां पर कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, क्वेश्चन इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम हम सभी को पता है, हियर इज द सन एंड अदर प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and the Neptune. क्लियर, हमारे पास 8 प्लैनेट्स है, पहले हमारे पास प्लूटो भी हुआ करता था, 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, लेकिन नाउ दे आर ओनली 8 प्लैनेट्स। ठीक है, जो हमारे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स हैं, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहलाते हैं, जबकि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, दीज आर द जोवियन प्लैनेट्स। ठीक है जी, और मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है, दैट इज द एस्टेरॉयड बेल्ट। अब देखिए, हमारे सौर मंडल में ये सब कुछ आ रहा है, सोलर सिस्टम में हमारा ये सब कुछ आ रहा है, एस्टेरॉयड भी पार्ट है। सैटेलाइट, आपके पास नेचुरल सैटेलाइट भी होती है और एक आर्टिफिशियल भी होती है। नेचुरल सैटेलाइट जैसे हमारी अर्थ की मून है, ठीक है। कॉमेट भी हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट होता है। बात करें अगर कॉन्स्टेलेशन की, कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं। कॉन्स्टेलेशन आर द ग्रुप ऑफ स्टार्स जो पर्टिकुलर एक काइंड के पैटर्न बनाएंगे, किसी ना किसी की वो शेप बनाते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग की शेप बना ले, चाहे वो किसी एनिमल की, या फिर कोई डेफिनेट पैटर्न बना ले, लाइक द उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, राइट, ओरियन। आपको कई बार, आप अगर आसमान में देखेंगे रात को, आपको क्लियर स्काई में कई बार ये पैटर्न दिखते भी हैं, ठीक है।
तो वो होते हैं आपके कॉन्स्टिलेशन। तो कॉन्स्टिलेशन पर्टिकुलर हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम इज द कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन इज नॉट द मेंबर ऑफ अवर सोलर सिस्टम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन इज, यू नो कि अगर हमने डायमेंशन देखने हो तब हम किस में देखते हैं, मास, लेंथ एंड द टाइम। हम इन तीनों चीजों में किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशंस को देखते हैं, राइट। अब आपको बताने सरफेस टेंशन के डायमेंशन क्या है। सी, सरफेस टेंशन क्या होती है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स ओवर लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। और फोर्स किसके इक्वल होती है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये कैसे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ। वैसे जो हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है वो किसकी बात करता है कि फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड, चेंज इन मोमेंटम इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड। जब हमारा मास कांस्टेंट रहता है तब हमारे न्यूटन का सेकंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू एम में बन जाता है, फोर्स वेक्टर, ठीक है। अब आप मास के यूनिट्स ऑफ कोर्स एम, एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड होते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं और आप सेकंड मेजर करते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, एल टी स्क्वायर हो गया, राइट। अब आप जब एम एल टी स्क्वायर भरेंगे और यहां पर एल होगा, इट्स कैंसल आउट एंड यू गेट व्हाट, यू गेट ओनली एम एल एंड द टी स्क्वायर। ये दैट इज द, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -2। सो योर डायमेंशनल फॉर्म ऑफ सरफेस टेंशन इज द ml3 - 2. Here is the full explanation. Force is surface tension is equal to force upon length and force is equal to mass into acceleration. Acceleration is equal to velocity upon time. और dimensional formula force के क्या आपके बन गए, ml(t - 2) बन गया और surface tension का क्या बन गया, ml(3 - 2) over L. When you cancel these things, you get what, mt - 2, ठीक है जी। सरफेस टेंशन के फॉर्मूला क्या बन गया, mt - 2। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। लाइट और हैवी बॉडी कैसी हैं, इक्वल काइनेटिक एनर्जी के हैं। विच हैज द ग्रेटर मोमेंटम। सबसे पहली बात, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर एंड मोमेंटम किसके इक्वल होता है, mv के, मास इनटू वेलोसिटी के। जब आप इसको मल्टीप्लाई बाय m एंड डिवाइड बाय m करेंगे काइनेटिक एनर्जी को, यू गेट द हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर ओवर m, राइट। व्हाट यू विल गेट, आपको क्या मिल गया इसमें, क्या मिल गया आपको इसमें, यू गेट हाफ p स्क्वायर ओवर m। Here is the relation between the kinetic energy and the momentum. मोमेंटम के बीच में आपको रिलेशन मिल गया, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये होगी। अब जब आप इसको देखेंगे, p मोमेंटम किसकी इक्वल आ गया, p इज इक्वल टू दी 2mk अंडर दी रूट। And what you get कि momentum is directly proportional to the mass, right? जो आपका momentum है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, मास के, ठीक है। तो उन्होंने यही चीज पूछी है कि इक्वल काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है, आपको बताना है ग्रेटर मोमेंटम किसकी होगी। तो लाइट और हैवी दो बॉडीज है, हैवी बॉडी हैज द हैवी momentum, greater momentum because p directly proportional to the mass, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अ मैन पुल्स अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मीन्स ऑफ अ रॉप, रॉप के थ्रू उसने बकेट को एक कुएं से बाहर निकाला है। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या है? सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटी दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक बॉडी दूसरे बॉडी के ओर लगाती है, उसे अपने सेंटर की ओर खींचती है। हर सेलेस्टियल बॉडी, जितनी भी हमारी यूनिवर्स में बॉडीज हैं, हर सेलेस्टियल बॉडी की अपनी अपनी ग्रेविटी होती है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सभी की अपनी अपनी ग्रेविटी है। सिमिलरली हमारे अर्थ की भी अपनी ग्रेविटी है, जिससे थ्रू वो हर चीज को अपनी ओर खींच रही है। हम सभी कैसे खड़े हैं, बैठे हैं, या फिर कोई भी चीज, पेड़, ऑब्जेक्ट सदियों से वैसे ही खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? बिकॉज ऑफ द हमारी जो अर्थ की ग्रेविटी है। हमारी हर एक सेलेस्टियल बॉडी में से आप ये बताओ, हमारे प्लैनेट्स में से सबसे अधिक फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस प्लैनेट की है? इसका क्वेश्चन आप, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे, राइट? अब यही क्वेश्चन पूछा गया है। अब ग्रेविटी क्या होती है? जो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने ओर खींचता है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट आप रख देंगे, सरफेस के ऊपर, अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो जो उसकी ग्रेविटी रहेगी, ग्रेविटी के कारण ये जो हमारी अर्थ है इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर खींचेगी। ठीक है, तो अब बताओ कि जब एक पर्सन, मान लो एक वेल है, राइट, एक वेल में से वो रॉप अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, रॉप अपनी तरफ खींच रहा है बकेट को, और ग्रेविटी किधर लग रही है? नीचे की ओर। लेकिन अब यहां पर ग्रेविटी के ऑपोजिट वर्क हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी क्या होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, राइट? अब ये तो सेंटर की ओर होती है, लेकिन इस समय वो रॉप के थ्रू उस पर्टिकुलर बकेट को अपनी ओर खींचता है। तो ग्रेविटी किस प्रकार का वर्क कर रही है? नेगेटिव वर्क कर रही है, बिकॉज ग्रेविटी की पर्टिकुलर डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ है। तो इसलिए ये डाउनवर्ड्स ना लगकर ऊपर की ओर रॉप खींची जा रही है। तो ग्रेविटी क्या हो रही है? ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड्स हैंड ऑफ क्लॉक। सबसे पहली बात, एंगुलर स्पीड, वो स्पीड जो किसी भी रोटेटरी बॉडी की हम स्पीड को जब काउंट करते हैं, दैट इज द एंगुलर स्पीड। ठीक है, रोटेटरी बॉडी जो एक रोटेशन में मूव कर रही है। अब देखो, स्पीड तो स्पीड होती है, स्पीड किसकी इक्वल होती है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन द टाइम, राइट? अब अगर एंगुलर स्पीड की हम बात करें, एंगुलर स्पीड भी क्या बन जाएगा? ओमेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब कोई भी वॉच है, कोई क्लॉक है, चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप में है, चाहे वो स्क्वायर शेप में है, लेकिन जो सेकंड हैंड्स का मूव करने का रहेगा वो किस शेप में रहेगा? सर्कुलर शेप में रहेगा। ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो डिस्टेंस बन जाएगा, दैट बिकम द 2π/t रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखें, एक जो हमारी सेकंड हैंड है, हमारा जो सेकंड हैंड है वो 60 सेकंड्स है ना, एक मिनट में वो 60 सेकंड्स रिवॉल्व करता है। तो टाइम पीरियड क्या बन गया? 2π/60। When you cancel it, you get the π/30 radian per second. So your correct answer is π/30. ठीक है जी। इसी तरह से अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मिनट हैंड कितना लेती है, सेकंड हैंड कितना ले रही है? π/30 रेडियन पर सेकेंड। अगर आपको इसको भी सॉल्व करना है तो आप पाई की वैल्यू पुट करें। पाई की वैल्यू यू नो दैट, या 22/7 या फिर 3.14 आप सिंप्लीफिकेशन के लिए लेते हैं। इसमें पुट करेंगे, यू गेट द 0.105 रेडियन पर सेकेंड, राइट? पाई डे किस दिन मनाया जाता है? पाई डे किस दिन मनाया जाता है, ये भी आप क्वेश्चन का आंसर देंगे, राइट? मिनट हैंड टेक्स 1 hour फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। मिनट हैंड कितना लेती है? π/1800 लेती है। और आर हैंड कितना लेगी? दैट इज द π/2100, 21,600। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट ऑफ इंपल्स आर सेम एज दैट ऑफ व्हाट?
इम्पल्स के यूनिट किसके साथ सेम करते हैं? इम्पल्स और फोर्स के यूनिट मोमेंटम के साथ सेम होते हैं, क्योंकि आपको पता है पावर के यूनिट वाट है, वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड है, एनर्जी के दैट इज द अगेन जाउल्स और दी किलोवाट आवर एक्सेट्रा है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखें। द मास ऑफ 5 kgs इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। फोर्स हमें गिवन है कितना? 1 न्यूटन, और मास कितना गिवन है? 5 kg गिवन है। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0। How much is distance covered by the mass in 10 seconds and time period is given 10 second. See, equation of motions में हमारे पास 3 equations होती हैं, जिसमें से एक equation हम find out करते हैं for the displacement. S is equal to ut plus half at square. जब एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो रेस्ट पे तो इनिशियल स्टेज पे तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? दैट इज द 0 रहेगी, तो ये तो पहले ही आपका 0 हो गया। देन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। अब आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, टाइम पीरियड आपको गिवन है, एक्सेलरेशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर द एक्सेलरेशन व्हाट यू विल डू, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मास आपको गिवन है, मास एम ए कैसे है? फोर्स इज इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, और फोर्स इज इक्वल टू एम ए तब अप्लाई किया जाता है जब आपका मास कांस्टेंट रहता है। जब वो बॉडी चली 5 kg की थी, और जब वो रेस्ट से चली और चलकर आई तब भी बॉडी क्या रहेगा? बॉडी का मास क्या रहा है? 5 kg ही रहा है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ पर F इज इक्वल टू एम ए एप्लीकेबल होगा। तो जब भी एप्लीकेबल होगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू मास ऑफ द 5 kg एंड एक्सेलरेशन you get the acceleration is equal to 1/5। जब आपको 1/5 acceleration मिल गई है, you put here the values 1/5, और टाइम कितना आपको दिया है? 10 seconds। 10 सेकेंड वो भी 2 बार आपको करना है, मल्टीप्लाई 5 2s are 10 and 2 and 2 cancel, you get what? 10 meters। displacement you get the 10 meters। So distance covered by the mass in 10 seconds is the 10 meter. 10 meter is the answer. Right? चलिए अगला क्वेश्चन। Escape velocity and orbital velocity are related as। Escape velocity और orbital velocity के बीच में you have to find the relation। First of all देखें, एस्केप और ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते किसे हैं? देखिए, एस्केप वेलोसिटी मतलब होता है जब कोई चीज किसी दूसरी ग्रेविटी पोटेंशियल से बिल्कुल बाहर चले जाती है, एस्केप हो जाती है, उस चीज को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? कोई ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग्स रोटेट करे, वो वेलोसिटी दैट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है। अब देखा जाए तो हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी की बात करें, एस्केप वेलोसिटी जो हमारी होती है वो होती है 2 ग्रेविटी इनटू रेडियस, एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? अंडर द रूट GR। तो आप इन दोनों में रिलेशन कैसे निकालेंगे? इट्स सो सिंपल, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 एंड वेलोसिटी ऑर्बिटल। So this is your relation, VE is equal to under root 2 V orbital. So this is your correct option। देखिए, कई बार ये उल्टा भी दे देंगे आपको, ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके रिलेट होएगी, फिर किस प्रकार से होएगी? VA ओवर अंडर द रूट 2। तो इन दोनों में से किसी भी प्रकार से ऑप्शन आपके पास आ सकते हैं, उसको ध्यान से देखें। देखिए, VO इज इक्वल टू अंडर रूट 2 VE तो बिल्कुल नहीं बन रहा, बिकॉज वो तो V इज इक्वल टू अंडर रूट 2 VO है, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग। VO इज इक्वल टू V तो बिल्कुल नहीं हो सकता, V इज इक्वल टू 2 V नॉट बिल्कुल नहीं है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है। और कई बार रिलेशन इस प्रकार से भी वो दे सकते हैं कि VO इज इक्वल टू VE ओवर अंडर द रूट 2। सो इस प्रकार से आपको किसी भी तरह से, किसी भी फॉर्म से आपको रिलेशन दे सकते हैं। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन
C, राइट। एज यू नो, एस्केप वेलोसिटी, किसी चीज को इस प्रकार से फेंकना कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ग्रेविटी पोटेंशियल से ही बाहर निकल जाए, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी, कि कोई ऑब्जेक्ट दूसरी बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करे, दैट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो जब हम अर्थ के सरफेस से किसी सैटेलाइट को छोड़ते हैं कुछ इस प्रकार से कि वो अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी में ही रहे, ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करे, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट 4 डिग्री सेल्सियस गिवन मास ऑफ वाटर हैज मैक्सिमम व्हाट। आपके पास 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है किसी भी वाटर का, ठीक है। आपको ये बताना है कि उसका मैक्सिमम क्या हो रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम? हीट, वॉल्यूम, एनर्जी और डेंसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम क्या होगा आपका? डेंसिटी होगी। मैक्सिमम क्या है? आपकी डेंसिटी रहेगी। अगला क्वेश्चन, अ रियल गैस ओबेस बायोस लॉ एट व्हाट? सी, बायोस लॉ किसकी बात करता है? दैट इज द PV इज इक्वल टू nRT। बायोस लॉ किसकी बात करता है? किसी भी गैस के लिए PV इज इक्वल टू nRT की बात करता है बायोस लॉ। तो बायोस लॉ की जब आइडियल गैस, रियल गैस की बात करते हैं हम, तब हमारे पास nRT जो है ये कांस्टेंट रह जाता है, that is PV is equal to A, and here you get the relation between the pressure and the volume, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन जाते हैं प्रेशर और वॉल्यूम। तो जो हमारी रियल गैस होती है वो बायोस लॉ कब करती है? जब उसका हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर रहता है, ठीक है जी। बायोस लॉ, वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस वेरीज इनवर्सली विद द प्रेशर, है ना। किस प्रकार से? जब आपके पास ये फॉर्म बन जाती है, योर nRT बिकम द कांस्टेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, व्हाट इज द सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी में मतलब सोलर एनर्जी किस प्रकार से फॉर्मेशन होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से, केमिकल से, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन से, या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से। आप सभी को पता है हमारा जो सन है वो हॉट गैसेस से बना है, राइट। दैट इज हाइड्रोजन एंड द हीलियम। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के फ्यूजन से आपका सन का पूरा सोलर एनर्जी फॉर्मेशन होती है, दैट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से हमारी सोलर एनर्जी बनती है, ठीक है। फ्यूजन अकर्स जब आपके हाइड्रोजन के जो प्रोटॉन्स हैं वो कोलाइड करते हैं वायलेंटली विद योर सन्स कोर। जब वो सन के कोर के साथ वायलेंटली दैट इज द फ्यूज करते हैं, कोलाइड करते हैं, तब हमारी फॉर्मेशन क्या होती है? हीलियम एटम की। एंड दस दिस इज द दो मॉलिक्यूल्स का, दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स दो एटम्स का बनकर एक पर्टिकुलर रिएक्शन बना लें, दैट इज द फ्यूजन। और फ्यूजन और फिजन क्या होता है? दैट इज आपका एक मॉलिक्यूल जब एनर्जी एक्सपोज कर देता है, दैट इज ऑन द फिजन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। If the speed of car becomes 3 times, then its kinetic energy became। अगर आपकी कार की स्पीड 3 गुना कर दी जाए तो आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी पर क्या असर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने अभी देखा, दैट इज द हाफ mv², हाफ mv², ठीक है। अब उससे बोला कि आपकी स्पीड को बढ़ा दिया गया है, स्पीड को बढ़ा दिया गया कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो सिंपल आप काइनेटिक एनर्जी हाफ m 3 टाइम्स आपको बढ़ा दिया तो ये क्या हो गया? 3 3 9। तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ गई? 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज व्हाट? आपको यूनिट बताने हैं फोर्स कांस्टेंट के। फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, इसके यूनिट्स क्या हैं आपको ये बताने हैं, दैट इज न्यूटन पर मीटर। अब देखिए यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज द न्यूटन पर मीटर,
ठीक है, ये हुक्स लॉ कहता है जब हम सरफेस टेंशंस की बात करते हैं, राइट। अब न्यूटन मीटर किसके है यूनिट? सरफेस टेंशन के भी यूनिट है ऑफ कोर्स, राइट। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर के यूनिट है, और न्यूटन मीटर किसका यूनिट है? टॉर्क का यूनिट है। आपको जो क्वेश्चंस आते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर से भी आते हैं, जिसके लिए आपको प्रॉपर रूप से क्वांटिटीज के बारे में पहले पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर क्वांटिटी किसके बारे में हमें क्या बता रही है, तभी आप उसके यूनिट्स फाउंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज किस प्रकार की होती है? जो हमारा प्लेन मिरर है वो किस प्रकार की इमेज की फॉर्मेशन करता है? इट इज रियल, लेटरली इनवर्टेड, द साइज इज लेस देन द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल एंड ऑफ द सेम साइड एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सबसे पहली बात, आप डेली मिरर में अपने आप को देखते ही हैं, तो क्या आप जब खुद को देखते हैं तो क्या आप छोटे हो जाते हैं या आपकी जो हाइट है वो उल्टी हो जाती है? ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, ना आप उल्टे दिखते हैं ना आप रियल होते हैं, बिकॉज आपका लेफ्ट राइट होता है, राइट आपका लेफ्ट होता है, ठीक है। जो प्लेन मिरर है वो इमेज बिहाइंड द मिरर बनाता है, हमें ऐसे प्रतीत होता है, तो इसलिए वो रियल तो होती नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और दूसरी चीज, इन्वर्टेड मतलब उल्टी होना, उल्टी तो बिल्कुल नहीं होती है, और लेस देन द ऑब्जेक्ट ऐसा तो नहीं होता, कभी भी नहीं होता, सेम साइज की होती है, इट इज वर्चुअल, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, और बनती कितने साइज की है? सेम साइज की बनती है। तो द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज द वर्चुअल एंड ऑफ द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर्स आर वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर, इरेक्ट, इन्वर्टेड नहीं होती है, राइट, सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस प्रकार से आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नीडेड टू पिक अप योर स्कूल बैग? स्कूल बैग को उठाने के लिए आपकी कौन सी शक्ति लगती है? मैग्नेटिक फोर्स, सबसे पहली बात, ये तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, फोर्सेस आर ऑफ द कॉन्टैक्चुअल, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स होती है और आपकी नॉन कॉन्टैक्ट ब्रॉडली कैटेगरीज में होती है। तो मैग्नेटिक फोर्स कैसी फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट। तो आपको बैग को उठाने के लिए आपको अपने हाथ से उठाना पड़ेगा, तो उसमें सरफेस का क्या हो रहा है? कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेन दिस इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो ये भी नहीं हो सकता। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी क्या है? आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आती है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? मस्कुलर फोर्स। वैसे भी आप जब अपने बैग को उठा रहे हैं तो आपके अंदर जो एनर्जी है, जो आपने खाना खाया या पिया कुछ भी करा, वो केमिकल एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो जाएगी मस्कुलर एनर्जी में, एंड देन इट बिकम्स अ मस्कुलर फोर्स के माध्यम से आप अपने स्कूल बैग को उठा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट आंसर इज द मस्कुलर फोर्स। फोर्सेस ब्रॉडली आप उसे डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, फोर्सेस को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कॉन्टैक्ट एंड द नॉन कॉन्टैक्ट में, ठीक है। जब आप कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करते हैं, यू गेट व्हाट? यू गेट द कॉन्टैक्ट फोर्सेस में जैसे नॉर्मल, सरफेस टेंशन, अप्लाइड फोर्स, ड्रैग, इस प्रकार से। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, वो सारी कौन से होती हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं, जिसमें सरफेस का कॉन्टैक्ट नहीं होता। So answer is the muscular force. Next question. For making an electromagnet, the material used to be electromagnet बनाने के लिए बेस्ट मटेरियल कौन सा यूज किया जाएगा? क्वेश्चन में लिखा है बेस्ट, ठीक है, बेस्ट लिखा है क्वेश्चन में, तो आपको उसी वे से अपना आंसर देना है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन बनाने के लिए समटाइम सिल्वर, स्टेनलेस स्टील की भी यूज होती है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपका? सॉफ्ट आयरन रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए आपको सॉफ्ट आयरन चाहिए होता है, जो जल्दी से मैग्नेटाइज भी हो जाए और जल्दी से डीमैग्नेटाइज की प्रॉपर्टी भी रखता हो, तो वो कौन सा एलिमेंट रहेगा आपका? सॉफ्ट आयरन रहेगा, ठीक है। चलिए
द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव नोड्स इज, कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, राइट ये here you see the lambda, that is the wavelength, आपकी जो वेव मूव करती है पर्टिकुलरली इन द डायरेक्शन, उन दोनों के जैसे एक जो वेव रहती है आपकी सी, जो आपकी वेव होती है वो जब आपकी ट्रेवल करती है तो एक आपका क्रेस्ट एंड द ट्रफ्स बनते जाते हैं, है ना, क्रेस्ट एंड ट्रफ बनते जाते हैं, जो आपकी दो वेव्स इस प्रकार से, मतलब जो आपकी वेव चल रही है जो यहां पर बनता है दैट इज द योर पर्टिकुलरली नोड कहलाता है, जो आपका यहां पे फॉर्मेशन हो रही है दैट इज द एंटी नोड होते हैं, ठीक है, ये एंटी नोड, दिस आर द नोड्स। तो प्रॉपरली दिस इज द क्रेस्ट, ठीक है, दिस इज द ट्रफ। तो जब आप एक क्रेस्ट और आप दूसरी क्रेस्ट के बीच में जो आप लेंथ फाइंड करते हैं दैट इज द वेव लेंथ, जिसे आप लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब जो आपको एक नोड और दूसरे नोड के बीच में फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, तो वो क्या रहेगा, हाफ, वेवलेंथ के क्या रहेगा, हाफ रहेगा, ठीक है। नोड्स वो पॉइंट है जो स्टैंडिंग वेव के जहां पे कोई एम्पलीट्यूड की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, ये अगर आपकी वेव है, ये आपकी वेवलेंथ, ये क्या है आपकी एम्पलीट्यूड। तो जहां पर नोड्स वो वाले पॉइंट बन रहे हैं, नोड्स देखिए, नोड्स कौन से पॉइंट बन रहे हैं, नोड्स वो वाले पॉइंट बन रहे हैं जहां पे आपकी किसी भी प्रकार का एम्पलीट्यूड का फॉर्मेशन नहीं है। और क्रेस्ट और आपका ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ जो है यहां पे आपका एम्पलीट्यूड की फॉर्मेशन हो रही है, तो नोड्स वाले पॉइंट ये हैं। तो these are the nodes, this is the amplitude and this is the wavelength। तो नोड और नोड के बीच में जब आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना हो दैट इज द लैम्डा बाय 2, वेवलेंथ के हाफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड्स। पेंडुलम ऑसिलेट कर रही है 40 टाइम्स, कितने सेकेंड्स में, 4 सेकेंड्स में, मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो गिवन, वाइब्रेशंस कितने गिवन है आपको 40, और टाइम कितना गिवन है आपको 4 सेकेंड्स, देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी, फ्रीक्वेंसी कितनी कहलाएगी, आपने इस प्रकार से अपना टाइम पीरियड निकाल लिया, राइट, एंड यू नो द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, एंड व्हाट यू विल गेट द 0.1 हर्ट्ज, ठीक है। देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी बन गई आपकी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने टाइम में हुई, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने टाइम में हुआ, दैट यू बिकम द फ्रीक्वेंसी बन गई 10 हर्ट्ज बन गई, ठीक है। जो टाइम पीरियड रहा, टाइम पीरियड कितना रिक्वायर होता है किसी एक ऑसिलेशन को, जो आपकी पेंडुलम होती है वो इस प्रकार से प्रॉपरली डायरेक्ट होती है फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन मीन पोजीशन में, कंप्लीट अपना ऑसिलेट कंप्लीट करती है, राइट। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी आई 10, और अगर आपको टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के बोला जाए दैट इज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड, ठीक है, दैट इज 0.1 सेकेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following is the best conductor of electricity? इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा बेस्ट कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपके पास दो काइंड के मटेरियल होते हैं, कंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो किसी भी, जो आपके करंट को उसमें से पास होने दें, दोज आर द कंडक्टर्स। और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता, लाइक प्लास्टिक, राइट, लाइक वुड, जिसमें से करंट पास नहीं हो सकता, कंडक्टर्स जिसमें से करंट पास हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें से कौन सा बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, सी, आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है तो उस पे पास, उस पर्टिकुलर मटेरियल के पास आयंस की फॉर्मेशन होनी चाहिए। आयंस यू नो आपके पास दो प्रकार के होते हैं, कैटायंस एंड दी एनायंस, राइट, एंड दी एनायंस होते हैं कैटायंस विच आर द पॉजिटिव चार्ज, एनायंस आर द नेगेटिव चार्ज। तो सबसे ज्यादा जो आपके आयंस की फॉर्मेशन होती है वो सी वाटर, ओशियन वाटर में होती है, इसलिए
सी वाटर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, रेन वाटर फ्रेश वाटर होता है तो इसमें भी नहीं होती है, डिस्टिल्ड वाटर में भी नहीं होती है, टैप वाटर में भी इतनी क्षमता नहीं होती जितनी सी वाटर में क्षमता होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की। तभी आपके डैम्स बनाए जाते हैं, राइट, ताकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए वाटर से, राइट। हियर इज द प्रॉपर सॉल्यूशन कि डिस्टिल्ड वाटर प्योर होते हैं जिसके कारण वो पुअर कंडक्टर है। टैप वाटर में कुछ सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन इतना ज्यादा भी आपका बेस्ट नहीं है फॉर द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ओशन वाटर में सबसे अधिक मात्रा में आयंस पाए जाते हैं, राइट, इसलिए वो हमारे लिए सी वाटर सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, उसमें बेस्ट लिखा है क्योंकि इनमें से कुछ आपके ऑप्शंस में होते भी हैं कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है बेस्ट कौन सा है इन सब में से, तो वो कौन सा है, सी वाटर है। चलिए, हाँ जी, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ प्रिज्म इज ग्रेटेस्ट फॉर। देखिए कि हमारा एंगल ऑफ डेविएशन ग्रेटेस्ट किस लाइट के लिए बनेगा, जब आपकी व्हाइट लाइट पास करती है एक प्रिज्म से तो वो क्या फॉर्मेशन करती है, विबग्योर की, राइट। आपकी व्हाइट लाइट अगर पास करेगी एक प्रिज्म से तो वो क्या बनाएगी, विबग्योर बनाएगी, दैट इज द वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, राइट, येलो, ऑरेंज, रेड कलर की वो फॉर्मेशन करेगी। तो सबसे जो आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो किस पर डिपेंड करता है, आपके पर्टिकुलर वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो इसलिए वायलेट कलर के ही सबसे एंगल ऑफ डेविएशन क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट रहेगा। वायलेट कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट रहेगा। जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास आउट करेगी तब वो इस प्रकार से आपका विबग्योर की फॉर्मेशन करेगी। वायलेट का जो वेवलेंथ रहेगा वो कितना होता है, सबसे कम होता है। जब वेवलेंथ सबसे कम है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होएगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की होती है, तो इसलिए एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम किसका होगा, फ्रीक्वेंसी, दैट इज द सबसे कम किसका होगा, रेड कलर का होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The man of height 1.6 meter wishes to see his full image in the plane mirror. The minimum height of the mirror needed for this purpose is. मिनिमम हाइट कितनी चाहिए जब आप प्लेन मिरर में अपनी फुल इमेज देखना चाहते हैं। सबसे पहली बात, जो इमेज रहे, जो आपके प्लेन मिरर का लेंथ रहेगा, दैट शुड बी द हाफ ऑफ द पर्सन। तो द हाइट ऑफ द मिरर इज द हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द man. So 1.6 divided by 2, you get the 0.8 meter, right? चलिए अगला क्वेश्चन। An object 5 centimeter in length is placed at the distance of 20 centimeter in the front of convex mirror. convex mirror के आगे पड़ा है जिसका हमें रेडियस दे रखा है 30 सेंटीमीटर और आपको इमेज का डिस्टेंस निकालना है। सी, आपका मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फॉर कन्वेक्स मिरर यू टेक डिस्टेंस दैट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एज द माइनस में आप लेते हैं, ठीक है, और आपको डिस्टेंस कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। आपको v की वैल्यू निकालनी है कि हमारे इमेज का डिस्टेंस कहां पर है, और आपको हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ इमेज का डिस्टेंस निकालना है, इसलिए आपको हाइट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप सिंपली क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे इसमें विद योर दिस फॉर्मूला एंड f इज इक्वल टू r/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर में कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर। व्हेन यू हैव दिस थिंग, आप वैल्यूज को पुट करेंगे, दैट इज 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/20, then 1/15 plus 1/20 which is equal to 1/v, and what you will get is the 8.5 centimeter in the front of mirror. So इस प्रकार से आपके पास इमेज का डिस्टेंस आ जाएगा।
अगर आपको मैग्निफिकेशन बोला होता एंड यू विल पुट द वैल्यू ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपकी मैग्निफिकेशन भी निकल जाती। चलिए अगला क्वेश्चन, द टू पर्सन्स एक्स एंड वाई, दो पर्सन है एक्स और वाई, जिन्होंने जाना है बेंगलोर से हैदराबाद, बेंगलोर से हैदराबाद गए हैं, एक्स पहुंचा है 10 घंटों में और आपका वाई पहुंचा है 12 घंटों में। एक्स कितने घंटों में पहुंचा है? 10 घंटों में, और वाई पहुंचा है 12 घंटों में। तो आपको बताना है किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, किसकी कम है, या फिर किसकी इक्वल्स है, या फिर दोनों की इक्वल है। सबसे पहली बात आपको पता है स्पीड और जो वेलोसिटी होती है दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट तो सभी का सेम है बिकॉज बेंगलोर से हैदराबाद, राइट, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। आपको बताना है वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, जो कम टाइम ले रहा है उसी की सबसे ज्यादा वेलोसिटी रहेगी। तो वेलोसिटी रहेगी एक्स जो है वो 10 घंटों में कवर कर रहा है, तो वेलोसिटी भी किसकी ज्यादा रहेगी? एक्स की ज्यादा रहेगी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ एक्स इज मोर देन दैट ऑफ द वाई, राइट। सो आई होप आप सभी को फिजिक्स के ये क्वेश्चन समझ आ चुके हो, और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।